नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो लोग नज़र रखते हैं वो इन दिनों बहुत सारी खबरों को देख रहे होंगे। इस बार हो क्या रहा है दिलचस्प कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा उठापटक, इतने ज़्यादा घटनाक्रम चल रहे हैं कि अब ज्योतिषी जो हैं वो भी अपने अपने तरीके से बातों को बताते नज़र आ रहे हैं। और एक बात और कही जा रही है पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान से जुड़ी हुई। बताया यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में तख्ता पलट करा सकते हैं। स्टार्स की बातें तो ज्योतिषी ही जानते हैं, लेकिन हकीकत में तस्वीर क्या बन रही है, इन सभी चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ताकत बढ़ रही है पाकिस्तान की। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज हम बैठे हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और सबसे पहला और सीधा सवाल जो मैंने शुरुआत में बताया, आप समझ गए होंगे कि खबर कहाँ से आई है। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है या हो सकता है? और देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो फ़ौज का किरदार है वो कहीं गुना बढ़ चुका है। और भारत पाकिस्तान का जो 3 दिन का जो एक लड़ाई हुई थी, उस जंग के बाद तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका पूरा किरदार जो है अब बिल्कुल बढ़ चुका है। पहले तो ये माना जाता था कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड निज़ाम है, यानी कि मिलिट्री प्लस वो सिविल मिलके दोनों काम चला रहे हैं। लेकिन अब तो खुले तौर पर ये लग रहा है कि आसिम मुनीर ने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर कर लिया है और इस किरदार को मजबूत किया है शहबाज शरीफ ने, शरीफ फैमिली ने। यानी कि उनकी तरफ से वो रेजिस्टेंस, वो कुछ नहीं आ रहा। फ़ौज अगर कहती है कि हमें 10 रुपये चाहिए तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्हें 20 रुपये देती है। मतलब इस तरह का जो माहौल है, तो ऐसे में पाकिस्तान में इस बात की तवक्को करना कि क्या पाकिस्तान में अभी कोई कू हो सकता है, अभी तो नहीं लगता। लेकिन जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह इशारा ज़रूर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा दबाई जाती हैं तो उनका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं निकलता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है भारत को लेकर, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों के बयान अलग नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ पॉलिटिकली बात करते हैं, कहते हैं रिश्ते अच्छे करना चाहिए, भारत से हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। आसिम मुनीर कहते हैं गले की नस बता देते हैं, कभी कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का होकर रहेगा, वो कहते हैं कि पानी रोक कर दिखाओ, हम परमाणु मुल्क हैं, हमारे पास एटम की ताकत है। ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर कहते हुए नज़र आते हैं। ये दोनों बयान जो हैं ये क्या बता रहे हैं? देखिए, जो एटॉमिक ताकत वाली जो बात है उसमें तो आपने ये देखा कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने पैक्ट किया है। तो पाकिस्तान में उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो उसकी व्याख्या है, जो बातें बनाई गई पाकिस्तान में, वो ये बनाई गई कि जो डिफेंस पैक्ट है ये केवल एक नॉर्मल डिफेंस ही नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर एसेट हैं, यानी कि जो परमाणु बम है, उनको भी सऊदी अरब को दे सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसे हालात में आप क्या तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान में एक तरह से उन्होंने एक पैक्ट किया, लेकिन उस पैक्ट का जो इंटरप्रिटेशन वहाँ पे हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि सऊदी अरब को बेसिकली परमाणु हथियार चाहिए थे, तो उसने इस्लामिक बम के तौर पर पाकिस्तान को चुना। तो एक तो ये है। दूसरा मसला ये है कि जो आसिम मुनीर का आपने क्या सवाल पूछा था, मैं भूल गया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के जो बयान जो हैं, अलग अलग बयान जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उनका अटैकिंग मोड मुनीर का है और शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि संबंध अच्छे हो जाएं। देखिए, दो चीज़ें हैं कि अभी जो, जैसा मैंने पहले इंटरप्रिटेशन की इसकी, कि शहबाज शरीफ को ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, फ़ौज अपनी बातें मनवा रही है, फ़ौज को जो कुछ करना है मुल्क में वो कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव जिस दिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस दिन PMLN यानी कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जो उनके नेता है, उनको लगेगा कि अब इस फ़ौज से पिंड छुटाया जाए, या कम से कम जर्नैल से पिंड छुटाया जाए, आसिम मुनीर से छुटाया जाए। अब आसिम मुनीर से पिंड कैसे छूटेगा? नवंबर में उनका एक्सटेंशन है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या मुनीर स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि नवंबर में एक्सटेंशन है और अगर पिंड छुटाने की कोशिश की तो फिर तख्ता पलट की संभावनाएं बन सकती बिल्कुल, है। मतलब तख्ता पलट तो मैं नहीं कहूँगा, पर नहीं, वैसे भी मिली जुली सरकार है ना, वहाँ तो है कहाँ किसी के पास। ऑलरेडी तख्ता पलटा हुआ है।
पुनीत इसे ऐसे समझो कि अभी पाकिस्तान में कोई तख्ता पलट करने की जरूरत रह ही नहीं गई है, ऑलरेडी वहाँ फौज किरदार नहीं, लेकिन अगर डाउन करने की कोशिश की जाती है कि हमने आसिम आपको इतना मुनीर बढ़ाया तो ठीक है, हम थोड़ा सा कंट्रोल आपके ऊपर रखें। हाँ बिल्कुल, वो तो हाँ, ये तब ये सिचुएशन और वर्स होगी। अब उसे ये मानो कि जो फौज की जो पूरी हियार्की है, जो नीचे का अफसर है, भाई प्रमोशन नहीं हुआ। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया, फिर वो अपना आर्मी चीफ से वो हुए, तो अब जो नीचे का प्रमोशन है वो कहीं ना कहीं मामला फंसेगा। तो अब ये दिलचस्प बात तभी देखनी पड़ेगी कि नवंबर में क्या कुछ ऐसा होता है कि फौज के अंदर भी थोड़ा सा हो कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहे हैं, फील्ड मार्शल हो गया, अब भाई फारिग होइए, अपने घर जाइए। तीसरा एक मेन पॉइंट ये है कि अभी 108 लोगों को पीटीआई के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। अब इमरान खान के जो अभी जितने भी दरवाजे थे वो सारे दरवाजे अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, आसिम मुनीर के कहने पे, मतलब ऐसा आप मान के चलो, इसके ये है। अब अगर ये दमन या जो प्रेशर है पीटीआई पर और बढ़ाया गया, प्लस अगर फौज के कुछ लोग आसिम मुनीर से नाराज हुए, तो तब कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई बदलाव आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और कि भारत की तरफ से एक न्यू नॉर्मल घोषित कर दिया गया है, आप समझ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बता दिया गया। पाकिस्तान क्या उकसावे की कार्रवाई या वहाँ से कोई घटना भारत में करने की कोशिश की जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि टकराव की स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में? ऐसा लग रहा है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं, उस प्रिडिक्शन में ज़मीनी हालात क्या है उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुनीत, आने वाले समय में हालात तो बेहतर होने से नहीं, मतलब होने से ना रहे, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टेररिज्म को लेके, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। मुरीद के में जो अटैक हुआ, अभी 2-3 दिन पहले कुछ फोटोग्राफ्स आए थे कि वहाँ फिर से काम चालू हो गया। फिर आपने जो जितनी भी वो तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी फैलाती हैं, उनके जो सरबराह हैं, उनके आपने स्पीचेस सुने जिसमें वो फिर से वही बातें कर रहे थे। सेम जो रेटोरिक है उनका एंटी इंडिया, वो दोहराया उन्होंने, भारत को तरह तरह की गालियाँ दी, सब तरह की बातें की। तो अभी फौज ने थोड़ा सा उन्हें कहा होगा कि भाई अभी थोड़ा थमो, कुछ दिन बाद अटैक करना या कुछ दिन बाद करना। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से भी जारी है, तो अभी इस बात की तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे हालात हों जो सामान्य हो जाए और जंग ना हो। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी उकसावे की कार्रवाई हुई तो भारत की तरफ से उसका जवाब आएगा, और जब भारत की तरफ से जवाब आएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं एक तरह से टेंशन वाली स्थिति में बन सकता है। पाकिस्तान और सऊदी का जो पैक्ट हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे इससे पहले, उस पैक्ट का भारत पर, सऊदी बहुत अच्छा हिंदुस्तान का अलाय है, इंडिया का अलाय है, लेकिन ये पैक्ट क्या असर डालता है? भाई जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को एक अगर साथी मिल जाता है किसी भी तरीके से तो उसका तो हौसला बढ़ा होगा, तो भारत के ऊपर इसका असर क्या देखते हैं? देखिए, इसकी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्यों चुना, एक वो भी बड़ा सवाल है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजूहत तो ये है कि सऊदीज़ को और कतर पर जब एयर बेस पे अटैक हुआ, उनको फ़िलहाल भरोसा नहीं है अमेरिका पर, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सऊदी अरब काफ़ी दिनों से इस बात की कोशिश कर रहा था कि उसे परमाणु बम मिल जाए, ठीक है, यानी कि उसके पास एटॉमिक टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी तक सऊदी अरब कहीं ना कहीं खुद को रोक पा रहा था कि भाई मैं अभी नहीं बना सकता क्योंकि अमेरिका के साथ हूँ, तमाम तरह की बातें हैं, अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटी दी हुई है। तो अब सऊदी अरब को लगता है कि इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर बियॉन्ड यूएस इन्फ्लुएंस, बियॉन्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उसे बनना चाहिए। तो ये उसकी हसरत है। मतलब जैसे सऊदी अरब ने ये कहा था कि हम नॉन ऑयल इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो अभी ऐसे ही सऊदी अरब का कहना ये है कि हम एक मिलिट्री पावर इंडिपेंडेंट भी बनना चाहते हैं। तो ये इसलिए पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट किया नहीं, लेकिन भारत के ऊपर इसका रही बात असर सऊदी और भारत के नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एंटी इंडिया है सऊदी के नज़र में। उसकी वजह है ये है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है और एक तरह से बातचीत भी है,
तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ वो समझते भी है सऊदी अरब कि भाई इंडिया एक इकनॉमी ग्रोइंग इकनॉमी है, ज़रूरत पड़ेगी। वो हमारे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है सऊदी अरब के साथ। तो सऊदी अरब के भारत के मैं ये बिल्कुल मानता नहीं हूँ कि एंटी इंडिया है। ये बेसिकली है तो ये एंटी वेस्टर्न है। मतलब सऊदी अरब के अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि मुझे एक एज ए इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर भी रेज होना है, खड़ा होना अपने पैरों पर। हाँ, एक चीज़ और, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से एक बयान निकल कर आया और उन्होंने कहा, जब ये पैक्ट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें खबर ये आई कि ईरान भी आ सकता है, तुर्की भी आ सकता है और तमाम मुल्क जो हैं वो आ सकते हैं। सऊदी और ईरान का तो खैर आपस में टकराव है ही, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। तो उनकी तरफ से ये बयान आया कि डोर्स आर नॉट शट येट, मतलब कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आना हो तो आओ। हालांकि वो चाह रहे होंगे कि सब आ जाएं, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि आना हो तो आ जाओ। ये क्या बता रहा है? ये टर्की की आपने बात बताई। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आना हो तो आओ। तो ये बाकी जो मुल्क हैं क्या आएंगे इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ और कोई मुल्क उतनी आसानी से आ पाएगा जितना सऊदी अरब आएगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि ईरान की जहाँ तक अगर हम बात करें तो ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध नहीं ठीक है। वजह उसकी ये है कि ईरान को जब जब ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान, उसको यकीन है कि पाकिस्तान पाला बदल लेगा। या तो अमेरिका का प्रेशर आ जाएगा या चीन का प्रेशर नहीं, आएगा। लेकिन साथ में सैन्य अभ्यास भी तो करते हैं कैस्पियन सी में। वो एक अलग बात है। आप ये देखो ना कि सऊदी अरब के साथ पैक्ट किया, लेकिन क्या उसमें ईरान को इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें सऊदी अरब, कतर, ईरान, ये 3 बड़ी पावर हैं। तो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के हैं, बेहतर हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। कतर एक ग्रोइंग पावर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अटैक के बाद अब कतर को भी रियलाइज़ होगा कि आप बियॉन्ड द लिमिट अगर आप जाएंगे तो आप पर भी अटैक हो सकता है। ईरान शिया मुल्क है, एंटी सुन्नी, किसी सुन्नी उसमें ग्रुप में नहीं जाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि टर्की एक ऐसा कंट्री है जो गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन टर्की और सऊदी अरब एक साथ आने से कतराएंगे। उसकी वजह क्या है? लेकिन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तो OIC, IOC और तमाम तरह की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टर्की और सऊदी अरब मिल के पाकिस्तान के साथ कोई पैक्ट करेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ, और ये वापस लौटते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो ताल्लुकात सुधरे हैं, भले किसी भी हाल में हो, या उसकी एक इमेज तो है अलग से अब नज़र आ रही है जो हमने देखा है। कैसे देखते हैं उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग को? देखिए, पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशन है वो एक बार्गेनर की रही है हमेशा। आप उसे कभी भी एज ए मुल्क उसकी इंडिपेंडेंट कोई पॉलिसी नहीं है। उसे जिस वक्त लगता है कि मेरा फ़ायदा है, जैसे एक आपने देखा होगा कि चतुर लोमड़ी जो होती है उसकी तरह वो अपना शिकार करते हैं। तो उनको जब लगता है अमेरिका की तरफ झुक जाएंगे, जब लगेगा चीन की तरफ झुक जाएंगे, जब लगेगा सऊदी अरब की तरफ झुक जाएंगे। तो पिछले 7-8 महीनों में जो भी आपने एनालिसिस किया हो पाकिस्तान का, उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ छोड़ के चीन के पास जा चुका था। अब जब लगा कि चीन से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वापस अमेरिका की गोद में बैठ गया। अब जब लगा कि ईरान के साथ तेल की जो अवैध तेल आता है उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, या ईरान ने कुछ तेल पे भी, बॉर्डर पे भी तेल की जो तस्करी थी उस पर रोक लगाई, तो सैंक्शंस भी है, सैंक्शंस भी लगाई, और फिर जो है वो सऊदी अरब के पास आ गया। तो पाकिस्तान मौका परस्त चतुर लोमड़ी की तरह का एक मतलब एक साइकोलॉजी है जिसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, लेकिन मौका परस्त का मौका तो हाथ लग गया। देखिए अभी तो कुछ लग रहा है, तो मैं ये आपसे जब आप अपना दिमाग लगाते हैं बिल्कुल एक चतुर लोमड़ी की तरह, तो कुछ तो आपको एडवांटेज कहीं ना कहीं हासिल मिल तो जाता होती है। बिल्कुल हाँ, होता है। ठीक है, लेकिन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सेटबैक नजर आता है क्या? क्योंकि अमेरिका भी, ट्रंप बातें भले ही कर रहे हों, लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं वो भारत के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है अभी। बार बार भले वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड की बातचीत कर रहे हैं, कुछ बात बन जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ हेडविंड्स तो हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। भारत के खिलाफ कुछ चीज़ें गई हैं, जैसे हमने ट्रंप के साथ डील करने में देरी कर दी,
नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट ये भी है कि अब जब आप अपने आप को खड़े होने की कोशिश करते, देखिए एक थ्योरी मैं आपको समझाऊं कि अमेरिका ने हर उस मुल्क को भी धमकी दी जो जहां पर उसके एयरबेस थे, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे साउथ कोरिया हो, सबको कहा कि मैं इतने डॉलर पर मिलियन बिलियन डॉलर दूंगा आपसे, क्योंकि मेरी आर्मी आपके यहाँ पे रहती है। भारत, चीन, रूस, दुनिया और एक दो और कंट्री हैं, दुनिया के वो मुल्क हैं जिनके पास एक बड़ी इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर है। इस दुनिया में जब तक आपके पास मिलिट्री पावर होगी तब तक आपको कोई बुली नहीं कर पाएगा, ये एक जीवन की सच्चाई है। तो भारत को भी बुली हो सकते थे, हम अभी जो हमने संबंध देखे गिरावट, और गिरावट हो सकते थे, और उसमें गिरावट हो सकती थी, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा की फ़ौज, फिर इतनी बड़ी फ़ौज, और फिर हमारे डाइवर्सिफाई वेपन, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका उतना बुली नहीं कर पाया है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है पुनीत, कुछ हेडविंड्स हैं जो हमें देखना होगा कि हमसे कहाँ चूक हुई और हम अमेरिका से आने वाले समय में कहाँ बेहतर डील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर हमने जो स्थितियां हैं, मौजूदा स्थितियां हैं और उसका आगे क्या परिलक्षण, यानी कि उसका आगे क्या असर हो सकता है, इसको आज हमने समझा है। पाकिस्तान को लेकर समझा है, हिंदुस्तान को लेकर समझा है, पाकिस्तान की जो बढ़ती ताकत के बारे में जो जिक्र हो रहा है, क्या वो ताकत वाकई में ताकत है, क्या उसे हासिल हो रहा है, इन सब चीज़ों को हमने समझा है। फिलहाल आज ग्लोबल अड्डा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।